स्टूडेंट, हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चूँकि हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो मेन हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन से। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब के सब हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन जिसमें भी हो वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि कुछ इनऑर्गेनिक भी आते हैं जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड भी कार्बन के हैं जो कि इनऑर्गेनिक हैं। उनको हम ऑर्गेनिक नहीं कहते क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हमको सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इतने टाइम पढ़ना है। उसमें आता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सिलेबस तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब नाम से पता चल रहा है जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनेगा वो सब हाइड्रोकार्बन्स होंगे। जितना भी हम अपनी डेली लाइफ में पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, इस तरह की चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है उसको हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन ये है, दो पार्ट में पहले डिवाइड होगा। ओपन चेन कंपाउंड जिसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं, और दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। साइकिल के फॉर्म में कंपाउंड होगा या क्लोज चेन बनाएगा, उसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ओपन चेन का मतलब कार्बन जो है वो अपनी ओपन चेन ऐसे बनाते चला जाएगा एक दूसरे एटम से, जैसे बताया था मीथेन के बारे में। और ब्रांच एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन बनती है, मान लो ये है, इधर से इधर भी कार्बन को जोड़ दो, इधर कार्बन जोड़ दो, इधर कार्बन जोड़ दो, ये सब ब्रांच में हो गए कार्बन। ठीक है, यहाँ कार्बन जोड़ दो, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है कार्बन के। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं वो जैसे साइक्लिक मतलब कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर शेप का भी हम बना सकते हैं, कार्बन यहाँ चारों कॉर्नर पर कार्बन, तो इसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड में यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है ये वाला देखो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस यहाँ पे पहुँचता है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, जहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम्स हैं वो n है यहाँ पे, तो इसका जनरल फार्मूला एल्केन्स को लिखने का CnH2n+2 होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे उसमें एल्कीन्स, एल्काइंस आएंगे। एल्कीन्स को ओलेफिन भी कहते हैं और इधर एल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूला यहाँ नीचे दे रखा है ये सब, अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो कंपाउंड आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन सिलेबस है वो ये है, इसमें से कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम चलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। सैचुरेटेड का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि सैचुरेट कर जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए उसकी, अब और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव ना रह जाए, ऐसा कंपाउंड तभी होता है जो, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब हम देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये सब रिएक्शन ज़्यादा नहीं करते, अगर हवा ऐसे ही रख दोगे तो जस के तस बने रहेंगे, तो ये सब के सब सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अब इनको केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें जो भी कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे, जैसे उसको एल्केन भी कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका ये है, n जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। ठीक है, जैसे हम इथेन का फार्मूला ले रहे हैं, इथेन, अभी ये इथेन नाम कहाँ से आया, ये IUPAC नेम से पता चलेगा आगे जब पढ़ाएंगे तब। अभी एग्जांपल के तौर पे समझ लो, यहाँ पे दो कार्बन एटम है तो H6 कैसे हो गया, जनरल फार्मूले पे जाओ, CnC2H2n+2 करो तो H के पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 और +2 6, C2H6 हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे इसकी ये स्ट्रक्चर डायग्राम है और ये लेविस डार्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये तो लेविस डार्ट स्ट्रक्चर भी समझ गए होंगे और स्ट्रक्चर डायग्राम भी समझ गए होंगे। अब हम इसको बॉन्डिंग में कैसे लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे आता है, C2 है, 2 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड हो भी गए। उसके बाद हमको H कैसे हमको बॉन्डिंग हमको कैसे देनी है, हमको वैलेंसीज जो है वो मेंटेन करनी है, कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी मेंटेन हो जानी चाहिए, ऐसा करना है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दें, तो इस कार्बन की जो यहाँ पे है ये वाला कार्बन की वैलेंसी मेंटेन हो गई, यहाँ H, इधर H, इधर H। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कार्बन एटम जो है स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, तो ऐसे वैलेंसीज को हम कवर करते हैं। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट वाले पे भी इधर हाइड्रोजन, तीनों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा, कंपाउंड जो होगा पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंसीज भी मेंटेन हो चुकी हैं। ठीक है, तो ऐसे हम वैलेंसीज को मेंटेन करके ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा ही दिया था, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे गिन लो, देखो ये वाले कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन और ये वाले सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पूरे हो रहे होंगे, तो बस उतना ही मेंटेन हमको करना है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड इज 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, गिनो। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और बाकी 3 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इधर 3 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, 6 और 1 7 बॉन्ड हो गए। तो कभी कभी पूछ भी देता है कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके लिए भी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, हम अभी एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे एल्काइंस के बारे में। एल्कीन्स जो होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसीलिए ना वो सैचुरेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो हम उनको फ्री स्टेट में नहीं पा सकते हैं जल्दी। यहाँ पे देख रहे हो कि एथीन का फार्मूला C2H4 है, जनरल फार्मूले पे फिट करो, ये जनरल फार्मूला है CnH2n, तो 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा जनरल फार्मूले से। तो C2H4 का फार्मूला कैसे बना है, पहले हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद H4 है, तो दोनों कार्बन पे हमको हाइड्रोजन को ले जाना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात है सभी कार्बन पे जाएगा वो। तो ख़ास तौर पे जो लास्ट वाला कार्बन होता है और शुरू वाला कार्बन, उस पर तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो अगर हम H4 लेकर के जाएँ, मान लो इस पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, इस पर 2 हाइड्रोजन लगा दें, तो बेटा एक चीज़ देख रहे होगे यहाँ पे कि इसकी वैलेंसी मेंटेन नहीं हुई। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, जबकि 3 ही बॉन्ड कार्बन बना रहा है। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक बॉन्ड हमको कम पड़ रहा है, यानी वैलेंसीज में स्टेबलाइजेशन नहीं आ रहा है, वैलेंसी मेंटेन नहीं हो रही है कार्बन की। तो हम क्या करेंगे कि एक सिंगल बॉन्ड यहाँ कम पड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ कम पड़ा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको शेयर कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करा देंगे इन दोनों कार्बन एटम के बीच में, तो ये एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो ये बना हुआ है। ठीक है, और लेविस डार्ट स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है। इस तरह प्रोपीन होता है, एथीन के बाद प्रोपीन होता है। तो प्रोपीन जो है उसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो कि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो हम जब भी स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो हम प्रायोरिटी बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी बॉन्ड को देंगे, यानी अगर उस ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही वाला माना जाएगा कंपाउंड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, मतलब ये एल्कीन में आएगा, एल्केन में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम उसी को प्रायोरिटी देंगे बॉन्ड को। यहाँ पे मैंने इस तरह और करके भी लिखा, और भी हो जाएगा इस तरह से उसका कंपाउंड की स्ट्रक्चर। लेविस डार्ट स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये रही प्रोपीन की बात। इसी तरह IUPAC नेम से जब हम आगे पढ़ाएंगे कि कार्बन कितने कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन बढ़ते चले जाएं तो नाम कैसे लिखा जाता है, ये एथीन, प्रोपीन,
ये सब नाम वहीं से आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अनसैचुरेटेड एल्कीन जो होता है, हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ N इज़ 2, 2 ही होना चाहिए N की वैल्यू, मतलब कार्बन दो कार्बन से ही स्टार्ट होना चाहिए, 2 3 4 5 6 जितना कार्बन हो सके, ठीक है। लेकिन एल्केन में ऐसा कुछ नहीं है, एल्केन में हम सिंगल कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब N की वैल्यू 1 हो गई, अगर N की वैल्यू 1 होगी तो जनरल फार्मूले से बैठा हो तो H की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो CH4 किसका है, मेथेन का, मेथेन, देखो ये मेथेन हो गया, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सबका, ठीक है। तो ये भी एथेन से पहले मेथेन आता है, सिंगल कार्बन एटम वाला। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है